नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इस समय एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर का नाम है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर, स्थिर वैद्युतिकी एंड संधारित्र। शायद ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा आज 6वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो बना चुके हैं। 5 वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके पैरेलल में जेईई मेन और एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस हम लोग उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। वो सब क्वेश्चंस जितने हम लोग उसमें सॉल्व किए हैं, जितना हमने आपको उसमें सॉल्यूशन बताया है, वो सब पूरे बीएचयू में एकदम डिक्टो वही पूरा कॉपी होकर आया हुआ है। और हो सकता है कि आप इस साल एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं तो आपको वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट के फॉर्म में मिल जाए, आपको याद होगा। अगर आप यहां से देखे रहेंगे तो आप उसको ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बीएचयू जैसे बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो एंड बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस को, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, और उसमें खासकर इस समय हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटेंस, उस सब चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि वो सब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। वहां पे मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं कि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं या जो नहीं पढ़े हुए हैं, उन दोनों वैरायटीज के लिए ये हमारा जो वीडियो है एकदम हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन के पूरे होल बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं। अगर अब तक हमने हमारे वीडियो को आपने नहीं देखा है, बाकी जो 4 वीडियो हैं, 5 वीडियो हैं, तो बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। उसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसमें कराया गया है आपको। ये आपके लिए वेरी 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 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरा आपसे सजेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करें अपना आज का लेक्चर। तो एक बार पुनः आपका वेलकम है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि हमारा अगर कोई चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू हमारा चार्ज है, वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है, तो वन सर्किल में, एक सर्किल में मतलब एक पूरा राउंड में वो कितना वर्क करेगा, उसी को आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस जो हमारे वीडियो को निरंतर लगातार कंटिन्यूटी बना के देख रहे हैं, उनको शायद अब तक पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, जिसको नहीं पता है वो उसके लिए मैं यहां पे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं एकदम विद डेरिवेशन के साथ में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं इसका आंसर क्या होगा। बट एक बार हम लोग फिर से यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं दूसरे मेथड से। वहां पर हमने दूसरा मेथड बताया है, यहां पर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं कि यहां पर हमने क्या क्या कैसे कैसे हमें करना है, और वहां पर भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है सर कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक सर्किल है। ये क्या है, हमारा एक सर्किल है। ओके, देखो क्या है, हमारा सर्किल है, इसमें हमारा एक चार्ज क्यू है। ये सॉरी, ये यहां पे ऐसे मूव कर रहा है, तो एक चक्कर अगर ये लगा दे तो कितना इस पर वर्क डन होगा। और क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज है इस पर, इसके सेंटर पर, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा या रिपल्सन होगा, मतलब कुछ होगा, फोर्स इस पर अट्रैक्ट होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स इस पर एक्ट होगा। कहने का मतलब ये है। ओके, तो इस पर अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कि नहीं, बताओ ये बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब स्थिर वैद्युतिकी बल इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। आप फोर्स आप लोग कहोगे कि लगेगा। क्या आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से एक चीज ये भी पता चल रही है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देता है, पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स सर क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बताया हूं। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो केवल वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप पथ कैसे ले रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे पथ, इंग्लिश बोलेंगे पाथ। आप रास्ता कैसे चूज कर रहे हो उसका उससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल
इंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे विश्वास रखता है कि हमारा इंड कहां से हुआ, कहां पर हुआ, और इंड स्टार्टिंग कहां से हुई, इनिशियल पॉइंट और इंड पॉइंट वो देखता है। वो हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब इसके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर काम होगा वो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पथ पर वो अनिर्भर होगा, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब किस पर डिपेंडेंट है, 2 पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट इनिशियल, सेकंड हमारा इंड पॉइंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हमारा इसका मतलब क्या है, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। एक चीज आपको पता है कि नहीं, ये जो हमारा सर्किल होता है इसमें मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए है, यहां से हमारा चार्ज क्यू स्टार्ट किया, ऐसे क्या ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे पहुंच गया फिर से इसी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है मान लेते हैं ए और इसको सेकंड को मान लीजिए वी, तो ए बराबर बी है। आप लोग बताओ ए बराबर बी है कि नहीं? पूरे एक चक्कर के लिए पूछ रहा था आपसे, आधी चक्कर के लिए पूछेगा तब मत लगाना कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ऐसे लगाओगे, ये पूरे चक्कर के लिए पूछ रहा है। मतलब इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट इसका क्या है, इक्वल है मतलब 0 हो गया। डेट मीन्स हमारा जो वर्क डन होगा इन दिस कंडीशन वो हमारा 0 होगा, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा उस चार्ज की वजह से। एक बात और समझ लो, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है, सारे जगह पे हमारा पोटेंशियल सेम होता है। 2 पॉइंट ले लो तो VA बराबर VB होता है, इसका मतलब ये हमारा 0 होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0। और आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W/Q और W इक्वल टू होता है, या डेल्टा भी कर लो आप यहाँ पे, और डेल्टा V इंटू क्यू बराबर में 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो कि W की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सही है 0, 0। क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक, आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से कुछ जाना पहचाना मिला कि नहीं बताइए। क्वेश्चंस जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन जाना पहचाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 चार्ज लिए हैं, उन 2 चार्ज के बीच में जो लाइन है उसके बीच में एक स्मॉल क्यू का चार्ज रखते हैं। अब बताओ कि पूरी हमारी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब आएगी। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे। आपको बताएं ये हमारा क्या है, देखिए क्या कह रहा है, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, और यहाँ पे हमने रख दिया कैपिटल क्यू। ये सिस्टम चार्ज, ये हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब आएगा। मान लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस x है, मान लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस x है, और ये हमारा x/2 और ये हमारा x/2। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अब तक आप जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं ऑप्शन को टिक कर चुके होंगे, जो नहीं देखे हैं यहां से देखिए पहले कि कैसे सॉल्व होगा। फुल डिटेल्स के लिए आप पीछे जाकर दे सकते हैं। खैर, तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे होंगे और ये भी आपस में फोर्स लगा रहा होगा। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, Q कैपिटल Q। तो इन दोनों, इसका फोर्स और इसके बीच में लगने वाले फोर्स को 0 कर दो, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है कि वो मूव नहीं करेगा, शांति से बैठा है, मुंह लटकाए बैठा है एकदम, कोई इसको दुनिया से मतलब नहीं। तो KQ हमारा यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर। क्यों? आपको कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, KQ1 Q2 अपन r², r डिस्टेंस है तो x/2 का स्क्वायर हो गया। इसके इसके बीच का क्या हो जाएगा, k स्मॉल q इंटू स्मॉल q अपॉन में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बराबर करना है 0। यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से k कटा, यहाँ से k कटा, कैंसिल हुआ, q भी कट गया, x²/4, 4 ऊपर जाएगा तो हमको मिलेगा 4 कैपिटल Q। क्या मिला, 4 कैपिटल Q। यहाँ से क्या मिला, x², ये पूरा उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ओनली प्लस में Q, प्लस में Q, प्लस में Q। तो हमको मिला बराबर में 0 और हमको मिलेगा माइनस में Q/4। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? माइनस में Q/4। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, आपको फील आ गया? ठीक है, जिसके लिए जो वीडियो पहले भी देखा था उसको तो डबल फील आया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पे ऑलमोस्ट लगा चुका था। तो कहीं भी क्यों रखो, कहीं कैपिटल क्यों रखो, हमसे क्या मतलब है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है।
और कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हो। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? बी। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में एफ नेट हमारा जीरो कब होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारा टॉर्क कब जीरो होता है? कब हमारा यूनिफॉर्म में कौन सी कंडीशन होती है? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होती है? मतलब असमान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पर फोर्स लगता है, बल लगता है, कैसे, कब, क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू क्या होती है? टार्क का डेरिवेशन कैसा होता है? इसका फुल डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिला होगा। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो कंटिन्यूटी बना के देख रहा है उसको ये सब बातें ऑलमोस्ट पता ही है। खैर चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कह रहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कंसिस्ट किया हुआ है। तो यार बात तो सही है। डायपोल का डिफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि भैया छोटे स्मॉल क्वांटिटी में दो चार्ज ले लो और स्मॉल दूरी पर रख दो बहुत, तो हमको मिल जाएगा डायपोल, काम खत्म। अभी मैं आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब सुनो, ये हमारा क्या है? Q बराबर 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम सेपरेटेड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर का हमारे उनके बीच में डिस्टेंस है, ऐसे रखे हुए। ये क्या है? माइनस में 10 के पावर -6 प्लस में 10 के पावर -6 और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डायपोल को हम लोगों ने क्या किया? अब इस डायपोल को हम लोगों ने एक ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, जिसका परिमाण कितना था, मैग्नीट्यूड कितना है? 1.0 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आप सोच रहे होंगे कि सर वहां पे 1.0 ना लिखिए, 10 के पावर 3 लिखिए, तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। लेकिन अब जब आप बीएचयू में बीएससी मैथ या बीएससी बायो के थ्रू फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको फील आएगा कि इसका कितना महत्व होता है। लोग इन जनरल बता देते हैं ना 1.0, 1.000, 1.00, ये सब एक है, गलत। फिजिक्स इसको कहती है तीनों एक नहीं है। इस सब कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगा। खैर आपकी जानकारी के लिए बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या? 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। हाउ मच वर्क, कितना कार्य करना चाहिए? मस्ट एन एक्सटर्नल एजेंट डू टू टर्न द डायपोल इन फॉर इंड स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अलाइनमेंट थीटा बराबर 0। सुनो बताता हूं, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात हमारी समझ गया? यहां पे क्या रखा हुआ है? अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं रख रहे हैं, -q + q। अभी हमको पता है -q + q कितना है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। अच्छा तो 2 है। अगर अब ये कह रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा नहीं हुआ है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं रखा हुआ है, ये एक्चुअली में ऐसा रखा हुआ है। चलो आपको डायरेक्ट फील कराता हूं क्वेश्चन के थ्रू, नहीं तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने हमको क्या बता दिया। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है डायपोल। अब हमारी बात आपको क्या समझ में आई? क्या हो गया? +q -q + q उनके बीच का 2 मीटर है। मतलब क्या है? थीटा बराबर 0 है, जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया हो, थीटा बराबर 0 है। अरे थीटा क्या होता है? P और E के बीच का एंगल होता है कि नहीं? प्रीवियस वीडियो में बताया था। और P का डायरेक्शन इधर है और E का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों पैरेलल, तो थीटा हमारा 0 हो गया। अच्छा अब इसको कह रहा है इंड टू इंड स्टार्टिंग फ्रॉम। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी बहुत अच्छी तरह लिखता है। किसी बाहरी व्यक्ति का उस द्विध्रुव को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाने पर कितना कार्य करना होगा? इसको उठाया, ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे उठाया, इंड टू इंड पलट दिया। मतलब थीटा हमारा 0 से 180 हो गया, थीटा हमारा 0 से 180 हो गया। अब इतनी बात फील आ गई। अब हम आपको बताऊंगा कि सर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पर कितना काम करना पड़ता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स होगा, फोर्स है तो वहां पे वर्क होगा ही होगा। आपको मैं बताया था W = F × S होता है। इतना तो यार आपको पता ही है कि आप 11th पढ़ के आए हो, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहला फार्मूला आपको यही दिया जाता है कि भाई साहब W का फार्मूला हमारा क्या होता है? W का फार्मूला होता है F × S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये किस कंडीशन में है? जब हमारा थीटा जीरो होता है, क्योंकि वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग W = यहाँ पे हमारा फोर्स, घुमाने का काम कौन करता है? उसको इलेक्ट्रिक डायपोल को टॉर्क करता है। तो हम लोग लिखेंगे टाउ
और हमारा मान लेते हैं डिस्प्ले से छोटू सा डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, मानते हैं ऐसे थीटा एंगल पे रखा हुआ था, अभी स्टार्टिंग है, डेरिवेशन में बता रहा हूं, ऐसे थीटा रखा हुआ है, ऐसे मतलब थीटा पे थोड़ा सा ऐसे कर दे, डी थीटा बहुत ही स्मॉल है डी थीटा, तो डी थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। थीटा इसका टाउ का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, बता चुका हूं, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारा तब डी थीटा लगा लो, डी डब्ल्यू लगा लो भाई, आप इसको डी थीटा बहुत स्मॉल अगर घुमा रहे हो, बहुत ही छोटू सा घुमा रहे हो, तो ये भी तो फिक्स है ना कि आपको बहुत छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, साइन थीटा डी थीटा। देखिए सर डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और ये पी ई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, पी ई थोड़ी बदलेगा ना, यह भी हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा हो गया, लिमिट क्या होगा, मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाता है, मान लेते हैं पहले थीटा 1 पे था और ऐसे कर दे थीटा 2, तो मतलब थीटा 1 से थीटा 2 चेंजिंग आ गई। अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, इतना तो हम आपको पता ही है, चाहे बायो का होगा वो मैथ का होगा, नहीं पता है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, माइनस पी कॉस थीटा होगा। यहां से हमको मिला डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, लिमिट रख दो तो माइनस में कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और कॉस थीटा 1, और आपको प्यारा सा छोटा सा सुनहरा सा आपको एक फार्मूला मिला जिसका नाम है W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब सुनो, यहां से तो वर्क मिल गया, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है सर कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 पर है, उसको हम लोग पूरा ऐसे पलट दिए, थीटा बराबर 0 से 180 हो गया। समझ में आई बात? तो हमारा इसमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा 1 एंड थीटा 2 हमारा 180 है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180, यहां से हमको मिला पी ई 1 माइनस माइनस में 1। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरीके से आती भी होंगी, नहीं आती है तो आप सीख लीजिए जल्दी से। 2 पी ई, कभी कभी डायरेक्ट क्या करता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है मैक्सिमम वर्क बता दो, मैक्सिमम वर्क बता दो, यही तो होगा, बताओ। चलो ठीक है, ये खैर हमारा दूसरा टॉपिक है, हम कभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा क्वेश्चन। तो हमारा क्या है 2p, वैल्यू रख दो, आंसर अपने घर लेकर जाओ। अब देखो w इक्वल टू 2, p क्या होता है साहब, p का होता है q इंटू 2l और e हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो 2 यहाँ पे क्या है, W इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल क्यू कितना है, स्मॉल क्यू कितना है, स्मॉल क्यू कितना है 10 की पावर माइनस में 6 है, और हमारा डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। नया कॉन्सेप्ट के साथ फिर से बताने जा रहा हूँ, 10 पावर माइनस 6 हो गया, ये तो हमारा क्यू की वैल्यू हो गया। अब देखो, और अच्छा एक चीज़ और रख लो, एक वैल्यू रख लो, परेशान मत हो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब सुनो, यहां पे हमको डिस्टेंस दिया है कि दोनों डाइपोल, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस हमारा 2 है। कई लोग क्या करते हैं कि सर जी P का फार्मूला होता है Q इंटू 2L, तो P इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस में 6 और 2 हमारा क्या है 2 और L हमारा है 2, तो बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस में 6, जो कि है गलत, जो गलत है। आप इसको नहीं यूज करोगे, ये 2L उसका टोटल लेंथ होता है, ये 2L उसके बीच का डिस्टेंस पूरा होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? 2L पूरा होता है, इसलिए आप ऐसा गलती मत करना, नहीं तो आपके झोली में आ जाएंगे माइनस में 4 नंबर। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या रखोगे आप, ओनली 2, तो देखते हैं हम लोग का आंसर क्या है, 2 2 जा 4 इंटू मीटर के पावर माइनस में 3। अब आंसर आएगा जूल में, क्योंकि सारे साइन यूनिट में है। देखते हैं हमारा कोई आंसर मैच किया या नहीं किया। ये देखो, क्या आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है? क्या आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है? कहीं कोई दिक्कत दुख परेशानी तो नहीं होगा शायद? मैंने आपको पूरा हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, 4 इंटू 10 के पावर माइनस में 3। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है 4th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r मीटर फ्रॉम एन इनफाइनेटली लॉन्ग वेरी थिन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड विद लीनियर डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ये क्या है,
इसके बारे में मैं फुल डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। वहां पे दूसरा था एनुलर करके था, एनुलर रीजन। ओके, जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आया, एनुलर रीजन था। तो सेम इसके लिए भी अब सोचो कितना ट्विस्ट करता है। यहाँ पे हमको ये लिखा है इनफाइनेटली लॉन्ग वेरी थिन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, वहां पे सिलेंडर उंडर करके कुछ लिखा था, कैपेसिटर से रिलेटेड था, पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ठीक है ना। तो आप वहां पे जब देखोगे तो पूरा डाटा, बायोडाटा मैं वहां पे लिखवाया हूं। खैर यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत से, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा टू सिलेंडर है। हरदम सर आप सिलेंडर ही मानेंगे, चलो नहीं मानेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लेते हैं ऐसे हमारा थिन वायर है, प्लस 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 प्लस, यहां से प्लस प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मान लेते हैं ऐसे हमारा, मान लिया। क्या आपको एक बात पता है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, बताइए। चलिए अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो एक काम करिए, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं फाई। फाई निकालोगे तो वेक्टर में ई और डॉट में वेक्टर डी ए आएगा। मान लेते हैं छोटा सा गुट ऐसे काट लिए, गुट का डी ए है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो रख देंगे, बराबर में ई डी ए। जीरो क्यों होगा, देखिए हमारा जो ए होता है डी ए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो गए, और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल जीरो हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से बताया हूँ। अब देखो इसको जरा ओपन करो, इसको 1 मिनट के जरा ओपन करो। अब सुनो, अब एक्चुअली में इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बनाना ही बनाना है आपको। सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं है। अब देखो यहाँ से इसको मान लेते हैं, अब ऐसे रखा हुआ है, प्लस 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 करके रखा हुआ है। यहाँ से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस स्मॉल आर, मतलब रेडियस इसका स्मॉल आर है। इसको भाई मिलाओ, नहीं तो सिलेंडर नहीं बनेगा। और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, स्मॉल आर है, ये हमारा एल लेंथ का है। कितना लेंथ का है, एल लेंथ का है। क्यों कि कोई हमको एल लेंथ का काम लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो इसको मैं ओपन करो, इसको मैं आपको ओपन करके बताया था कैसा होगा। ये छोटू सा है, ये छोटू सा है, इसको जब आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 2 पाई आर, और ये हो जाएगा हमारा एल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। कितना हो जाएगा, 2 पाई और एल। तो यहां रख देना E इंटू 2 पाई आर एल। इतनी बात समझ में आ गई। फाई हमारा निकला, फ्लक्स हमने निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर, अब हम लोग फाई हम लोग निकाल लिए हैं, अब निकालते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, वो कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये हमारा जो क्यू होता है इनसाइड का होता है, केवल क्या होता है, इनसाइड का होता है। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्या आपको पता है लीनियर जो डेंसिटी होती है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी जिसको बोलते हैं लैम्डा, ये क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। क्या होती है, मतलब अगर हम लोग पूरा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ पे, अगर एकांक लंबाई पे हम लोग निकालें कितना चार्ज है आवेश है, वही हमारा लेम्डा लीनियर डेंसिटी होता है। तो यहां से आप एक फाइंड आउट कर सकते हो, लेम्डा इज इक्वल टू चार्ज हमारा क्यू है और लेंथ हमारा एल है, तो क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लेम्डा इंटू एल। क्यू किस वैल्यू को लाएगा, पुटुक देना यहाँ पे रख लो, लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो यहां से जाएगा ई 2 पाई आर एल, और यहां से जाएगा लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू हो जाएगा लेम्डा एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, बराबर में लेम्डा एल अपॉन में ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखा हुआ है, उसी का अनुरूप बना देते हैं ना, जैसे आपको दिक्कत ना हो भविष्य में। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट्टी कुट्टा, तो एल से एल खत्म हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं, एल तो है नहीं हमारे पास, तो लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा रहा प्यारा सा खूबसूरत सा
फार्मूला लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखते हैं इस पे कौन सा बैठता है सही। दिख गया आपको 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा अपॉन आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। कभी कभी क्या करता है, इनको इस ऑप्शन को छुपा लेगा, आपको बोलेगा इसमें रिलेशन बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, किस तरह से। तो ऐसे भी क्वेश्चन से प्रीवियस वीडियो में कराया था उसमें, ठीक है। उसमें ये नहीं दिया था, इसमें क्या कर दिया था, इसमें आपको यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 है, 4 नहीं है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, 2 है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ में आ गया। आई थिंक कि आपको ये पूरा समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो 2019 10 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, सुनहरा सा है। क्वेश्चन पूरी आने की संभावनाएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी BHU ऑलमोस्ट पूछ चुका है, सो बी केयरफुल। कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन सबसे सिंपल सा पूछ रहा है भैया, ऐसा बात है कि हमने एक चार्ज और बी वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रा किया है, ग्राफ बनाया है, और ये कुछ ऐसे ऐसे लाइन बनाया हूं। तो इस हिसाब से अगर मान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, चार्ज क्यू वोल्टेज के रूप में 2 गिवन कैपेसिटर हैं जिसका वैल्यू है C1 और C2। उनकी वैल्यू क्या होगी इन चारों में से, वही हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दिमाग की बत्ती बुझ गई। अब हम आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। अब देखना, बहुत ही शानदार। अभी आप कहोगे ओ ये तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन निकला सर, हम तो सोच रहे थे बड़ी खतरनाक आदमी है, लेकिन ये तो निकला बहुत छोटा सा। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन छोटे ही हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अब आपके लिए पेश है इसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एक ग्राफ ड्रा किया है, ग्राफ दिया है डॉट 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 ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दिया है A और B, ओके। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में Q बाई V, तो यहां पे लिखा है Q, ओके। इसके बाद यहां पे क्या लिखा है V। अरे भैया वोल्टेज है, परेशान मत हो, सब बताऊंगा। कुछ उसके बाद इसने कटर पटर यहां पे किया है, यहां पे इसको 50 मिला, यहां पे इसको 80 मिला, यहां पे इसका 10 वोल्ट है, और ये माइक्रो कूलॉम में है। हाँ बताओ, ये क्या है हमारा, माइक्रो कूलॉम में है। ये हमारा वोल्टेज है, ऐसे टिक 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 यहाँ से, ऐसे टिक 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 यहाँ से, ऐसे बनाया क्या, कुछ अलग बना दिया है। हाँ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है सर, आप गलत बना दिए हो। तो यहाँ से मान लेते हैं, टिक 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 मान लेना। सपोज डैट भाई साहब 500 और ये 80 और ये 10, इतना पता था क्या 580। मैंने इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस ये मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा था। अब सुनो, आपको पता है चीज सी जी कोष्टू क्या होता है, क्यू जी कोष्टू क्या होता है, सी बाई बी होता है कि नहीं। तो सी जी कोष्टू क्या हो जाएगा बताइए, बताओ सी जी कोष्टू क्या हो जाएगा, क्यू वी। अरे क्या लिख रहा हूं, सी जी कोष्टू होता है क्यू बाई वी, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे Q और V के बीच में, Q और V के बीच में, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, जो उसका स्लोप होगा वो C होगा। मतलब रटाने का काम नहीं है कि यहाँ पे Q था, यहाँ पे V था, रट लो भैया, कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, इसलिए क्योंकि हमको पता है C = Q upon V होता है। अगर हम लोग Q और V के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमको मिलेगा कैपेसिटेंस C। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अब देखो इसका जो मिल रहा है रेशियो Q और V का, वो कैपेसिटेंस है, वही हमारा स्लोप है। इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो गया। इतनी खतरनाक चीज आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आई। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, जिसकी प्रवणता ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा, उसका संधारित्र, उसकी संधारित्र की वैल्यू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ज्यादा। चलो आप इस फिगर मुझे देख के बताओ, आप मुझे इस फिगर में देख के बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। अरे भैया ये यहीं पर है, और ये देखो टॉ ऐसे लगे हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा = Q upon V। हाँ Q upon V। अब आपको पता है तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, नहीं पता। अरे 0 पे 0 होता है, 45 पे कितना होता है 1/√2, फिर 1 बढ़ता जाता है, फिर √3 ऐसे करके तो बढ़ता जाता है वैल्यू। मतलब जिसका इसका स्लोप ज्यादा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। आपको पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक बात बताओ यार, कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा नेट किसका आता है,
सबसे ज़्यादा नेट किसका होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कई सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ इसमें मर्ज किया गया है। सी नेट अगर हम निकालो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। अरे भैया ये पैरेलल के लिए बता रहा हूँ, समानांतर क्रम के लिए बता रहा हूँ। और C या ऐसे कर दो, C पैरेलल P कर दो और C सीरीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। आपको पता चला कि इसमें नेट किसका ज्यादा होता है? इस सीपी का ज्यादा होता है, पैरेलल का ज्यादा होता है। अच्छा, अगर सीपी ज्यादा है इसका मतलब उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है वो किस कॉम्बिनेशन में है? वो पैरेलल में है। और जिसका स्लोप कम है वो किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इतनी बात आपको परफेक्टली आपके दिमाग में घुस गई। आप सुनो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास C1 और मान लेते हैं हमारे पास C2 है। इतनी बात समझ गए आप? अब आप सुनो कि अगर हम लोग सी नेट निकालें, पैरेलल वाला सीपी अगर हम लोग निकाल लें तो सीपी कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 और सीपी होगा कितना? Q बाई वी। अब सुनो Q कितना है इसके रिस्पेक्ट में, इस कट पॉइंट पे 500 है कि नहीं है बताइए। हमने कहा स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा वो हमारा पैरेलल में, और स्लोप का कटान बिंदु कहाँ है? अरे भैया जहां पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहीं से तो स्लोप बनाएगा। बताओ वहीं स्लोप बनाएगा कि 500 है, तो हम लोग लिख लिए 500 माइक्रो कूलम। यहां से B कितना है? 10 वोल्ट है तो फिक्स है। हमको मिला 50 माइक्रो फैरड में आंसर आएगा, फैरड में। अच्छा, CS कितना होगा? CS अगर आप फाइंड करो तो भाई साहब C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये ना हम नहीं मानेंगे, ये कैसे आ गया? अरे देखो यार, यहाँ से क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2। 1/CS इज इक्वल टू, यहाँ से लिखोगे C1 प्लस C2 अपॉन में C1 C2, तो CS आ जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। समझ गई बात? अच्छा, ये कितना होगा? ये भी होगा Q बाई वी। इसके लिए Q कितना है? 80 है। 80 माइक्रो कूलम बटे 10 हमको मिला 10 × 80, तो इससे मिला माइक्रो फैरड। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारा ये वैल्यू इतना और ये वैल्यू हमारा इतना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अब आंसर किस तरह से आएगा। यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है अब मैथमेटिक्स। हमको मिला C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरड, और हमको मिला ये पैरेलल का था, और CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। तो C1 C2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू C1 प्लस C2, और यहाँ से मिला 10 इंटू 80, और ये हो जाएगा 800 माइक्रोफैरड। इतनी बात पता चल गई, साफ साफ 100% क्लियर हो गई। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, क्या सुनो? बताइए 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 बताइए। आप यहाँ से एक काम करो, यहाँ से लिख लो C1 बराबर 80 माइनस में C2। तो यहाँ से आप लिख लो C2 और C1 की वैल्यू लिख लो 80 माइनस में सॉरी, यहाँ से C2, यहाँ से आपको मिला 800 माइक्रोफैरड, यहाँ से मिला 80 C2 माइनस में C2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 800। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस में C2 का स्क्वायर और प्लस में 80 C2 और माइनस में 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा क्या? यहाँ से आपको मिलेगा C2 का स्क्वायर माइनस में 80 C2 और प्लस में 800 इज इक्वल टू 0। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देख लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हुआ। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आई है? हम लोगों ने कितनी वैल्यू रखी है? 80 इसलिए रखा था क्योंकि उसमें क्या आया था? 800 आया था, ठीक है। और इस 800 की वजह से हम लोग को ये मिला था। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, हमें कुछ कहीं डाउट हो रहा है। ओहो हो, ये देखो ये 50 था, इसकी वैल्यू 50 रखनी थी, 80 रख दिए हम लोग। क्या ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। चलो इसको सुधार लो, यहाँ 50 कर लो। वहाँ पे 50 आई थी, ये वैल्यू ही बता दिया कि कहीं से कुछ रॉन्ग हो रहा था। वहाँ पे 50 था, यहाँ पे हम लोग 80 रख दिए। यहाँ देखो CP जी कोस टू क्या रखोगे? पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये हमारा 50 है। C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये कितना आया है? 10 आया है कि नहीं बताओ?
10 आया था ना, इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए, इसमें भी कोई तो सस्पिशन नहीं है। 80 अपॉन नहीं, ये देखो ठीक है। चलो ये हमारा हो गया 8 माइक्रोफैरड। अब हमारा हो जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 50 इंटू 8 400 माइक्रोफैरड। सेम प्रोसीजर फॉलो करो। 50 माइनस में C2 इंटू C2 इज इक्वल टू 400 माइक्रोफैरड, और यहाँ से आपको मिलेगा 50 C2, यहाँ से मिलेगा C2 स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस में 400, यहाँ से आपको मिला 0, और यहाँ से आपको मिला माइनस में C2 का स्क्वायर और प्लस में 50 C2, और यहाँ से आपको मिला माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। यह आपको मिल जाएगा C2 का स्क्वायर माइनस में 50 C2 और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? अब लगा देते हैं हम लोग फार्मूला। अगर हम लोग फार्मूला लगाएं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसके रूट C2 निकलेगा, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा प्लस माइनस में लोग लिखेंगे माइनस में 50 और प्लस माइनस अंडर का रूट क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2500। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, मैथ वालों को पता होगा, और बाय वाले इतना भी 10th में पढ़ के आए होंगे, इतना तो पता ही होगा। तो हमारा 25 का 100 हो गया, माइनस में 4 AC होता है, तो माइनस में 1600 और अपॉन में 2A, तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ से हमको मिला 50, यहाँ से मिला प्लस माइनस, देखो 2500 में से 1600 हो गया 900 का रूट लेगो 30, तो ये हो गया। आपको दो वैल्यू रिसीव होगी, एक आप ले लो 50 प्लस 30/2 और एक ले लो 50 माइनस 30/2। आपको दोनों वैल्यू मिलेगी 50 30 80, ये हो जाएगा ये माइक्रोफैरड, और 50 ये 50 माइनस 30 कितना 20 और 10, ये 10 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि व्हेन C2 हमारा क्या है 40 माइक्रोफैरड, देन C1 हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 50 था, पूरा कितना था 50 था, तो यहाँ पे अगर हमारा C2 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, ओके। और व्हेन C2 हमारा इसको ले लें 10 माइक्रोफैरड, देन C2 हमारा हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई? पूरी कहानी कैसे स्लोप बना के दे दिया था, और सारा हमको प्रोसीजर फॉलो करते हुए देखना। तो देखते हैं 10-40 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में है भी कि नहीं। 10-40 देखिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है 40 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड। इस हिसाब से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, किस तरह से हमने स्लोप निकाला, और स्लोप ये पूरा रिजल्टेंट हमारा कैपेसिटर ही होगा। इस तरह से सारी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और यहाँ पे 80 ये सीरीज के लिए था, ये पैरेलल के लिए था। इस कॉम्बिनेशन को हमने कैसे जाना पहचाना, इसके बारे में शायद आपको पता हो गई होगी, पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उस क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल साइज का कुछ है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, देख लेते हैं। स्क्वायर है, तो हमारे पास स्क्वायर है। ये कह रहा है कि दो कोना पकड़ लो, उस पर सेम चार्ज रखा हुआ है, और दो कोना फिर से कॉर्नर पकड़ लो, उस पर चार्ज रखा हुआ है। तो कैपिटल क्यू पर टोटल जो है ये पूछ रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना आएगा। देखो यहाँ से ये है, ये हमारा क्या है, ये सब पूरा है। अब मान लेते हैं कि हमारा ये कैपिटल क्यू रखा है, और ये हमारा मान लेते हैं कैपिटल क्यू रखा है। इसको थोड़ा सा साइड में रखिए सर, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, और ये हमारे यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू। आप क्वेश्चन पढ़ना, यही क्वेश्चन कर रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पूछ रहा है कैपिटल क्यू पर कितना होगा, कोई कैपिटल क्यू उठा लो। मैं अपनी सुविधा के लिए इस कैपिटल क्यू को उठाता हूँ कि कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर एक्ट होगा। अब आप सोचो, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। मान लेते हैं ये F1 है, और ये मान लेते हैं F2 है। बता दिए, मान लिए, मजा आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर इधर भी तो ये फोर्स हो सकती है, तो क्या दिक्कत है, इधर मान लेना, इधर मान लेना, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा मिला F1 और F2। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि F1 बराबर F2 है? अरे देख लो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच का स्क्वायर है चूंकि, तो इसलिए डी मान लो। मान लेते हैं चारों तरफ का कितना है लेंथ, इनका डी है। बात समझ में आई? अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, क्यों? क्योंकि दोनों कितने 90 डिग्री एंगल पर हैं। तो एफ आर मान लो रिजल्टेंट निकाल लें, तो एफ आर कितना हो जाएगा, अंडर का रूट, ये मान लेते हैं बराबर एफ के हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 0, क्योंकि 2f1 f2 कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा यहाँ पर थीटा हमारा 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म्स हमारा 0।
तो यहाँ से हमको मिलेगा एफ आर इज इक्वल्स टू √2f। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा मिला क्या मिला, √2f मिला। अब सुनो, ये भी तो चाचा फोर्स लगा रहे होंगे, ये ऐसे करके ये फोर्स इस पे लगा रहे होंगे, तो ये फोर्स कितना होगा, मान लेते हैं इस फोर्स का नाम हम लोग दे देते हैं F3 दे देते हैं। तो F3 कितना हो जाएगा बताइए सर, F3 हो जाएगा K कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन में, ये देखो अब अगर ये D है, ये D है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो √2D मिल जाएगा, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 2D स्क्वायर √2D। तो लेकिन फाइनली फिर करोगे तो 2D स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा F3 है। अब सुनो, कैपिटल Q पर क्या लग रहा है, नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है। नेट फोर्स हमारा 0 है, मतलब एक फोर्स का रिजल्टेंट ऐसे गया, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसे गया, ऐसे गया। ये फोर्स भी ऐसे लग रहा है, मतलब दोनों फोर्स को जोड़ दो, 0 कर दो, काम खत्म, पैसा हजम, मिल गया हमको अपना आंसर। हमको मिल जाएगा अपना प्यारा सा सुनहरा सा आंसर। अब देखो √2f प्लस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखो √2 कैपिटल Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में D स्क्वायर प्लस में k Q कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो भैया यहाँ से क्या बोला, Q Q कैंसिल, D स्क्वायर कैंसिल, जितना हमको कैंसिल कर पाओ सब कैंसिल कर दो। यहाँ से Q भी कैंसिल, यहाँ से स्मॉल √2 स्मॉल q प्लस में मिलेगा हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा करो, आप उसको उधर लेकर चले जाओ, तो √2q बराबर में माइनस में 1/2 कैपिटल Q। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो कितना होगा। तो उसका रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 को पहले इधर भेज दो माइनस साइन के साथ, माइनस में 2√2 स्मॉल q बराबर कैपिटल Q, या कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो जो हमारा होगा माइनस में 2√2 होगा। कितना प्यारा सा हमारा आंसर आया, माइनस में 2√2 आया। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको आया होगा। हमने बना दिया माइनस में 2√2। आगे चले, चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत विशाल का क्वेश्चन है, बहुत बम्पर तरीके से लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन 2 मिनट का है, 2 मिनट तो ज्यादा हो गया, नियर अबाउट 30 सेकंड का है। मैं बताऊं भले 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप जब लगाएंगे इसको मात्र 30 सेकंड में। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, AIEEE 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फुली चार्ज कैपेसिटर है जी, कैपेसिटेंस C, एक चार्ज हमारा है, चार्ज कैपेसिटर है, उसके पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस है उसके, कैपेसिटर की वैल्यू C है। इट इज डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर एम्बेडेड इन ए थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s एंड स्मॉल m इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। ये सब कहानी आप पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस स्मॉल c है, C ही होता है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि हम लोग एक थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक लेते हैं। थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए, बस इतना आप समझो। मान लेते हैं हमारा ये, इसमें अगर हम लोग हीट डालें तो अंदर ये नहीं कि इसको कुछ इफेक्ट नहीं ना पड़े, एकदम ये होलिका ना बन जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर से इसके हीट ट्रांसफर हो जाए, आराम से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगे, वही हमारा थर्मली क्या होगा यहाँ पे, थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक होगा। अच्छा, तो कह रहा है कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, स्मॉल s। आप पढ़ चुके हैं 11th में कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको बता दूंगा। खैर, अगर उसका मास, इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल m है, और इसके टेम्परेचर को अगर हम लोग डेल्टा टी बढ़ा दें तो ये जो हमारा C है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। भैया ऐसा है, कैपेसिटर से आप इसको ट्रांसफर करो, जाओ 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 जाओ, एनर्जी दे रहे हो, तो हम तो कुछ डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो डिस्चार्ज होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम होगा, तो कम होगा, वही कितना होगा। आप सोचो, आप एक बात सोचो कि इसके पास एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर के पास जो फुली चार्ज है, कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा इसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U। अब U हमारा कितना हो जाएगा, हाफ CB²। देखिए और फार्मूला मत लगाओ, क्योंकि जैसे आप लगाओगे B हमारा वोल्टेज है और C हमारा है, तो C हमारा यहाँ पे, चूंकि देखो C तो दिख रहा है, क्या कहीं B और दिखा, Q दिखा, इसका मतलब हमारे को CB² करना है और हमको B² की वैल्यू निकालनी है। B हमारा कितना होगा, इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। भैया एक बात बताओ हमको, जो इसके पास में
एनर्जी है, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है उस ब्लॉक को, और उस ब्लॉक का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बता ही देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता कहते हैं उसको हिंदी में, विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई एक आप बॉडी ले लो, कोई आप एक बॉडी ले लो, उस बॉडी के एकांक मास मतलब एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए, तापमान मतलब कोई बॉडी ले लो, उसके यूनिट मास का टेम्परेचर जितना आप बढ़ाओगे वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और जनरली हम लोग कहते हैं डिफिनेशन में लिखा होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो हमको क्या है कि अगर डेल्टा टी उसका बढ़ रहा है, स्पेसिफिक हीट अगर यस है और ये उसके पास मास है, तो हीट रिक्वायर्ड उतना डेल्टा टी उसको बढ़ने के लिए कितना हीट चाहिए, 11th में आपने पढ़ा है रिक्वायर्ड हीट, आवश्यक ऊष्मा ms डेल्टा टी। कहीं कहीं स्पेसिफिक हीट को सी भी लिखता है, अधिकतर ऐसे ही आपको मिलेगा। सुनो, तो जितना इनको डेल्टा टी बढ़ाने में कैपिटल की कर लो, डेल्टा कैपिटल टी, अगर डेल्टा टी बढ़ाना है तो हमको क्यू चाहिए, तो क्यू हमको उतना ही चाहिए जितना हमको डेल्टा टी बढ़ जाए, और अगर जितने हमको क्यू चाहिए वो हमको दे देगा, लाओ भैया हमको लाओ। तो इनके पास जो ये इतना एनर्जी है ये इनको ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बराबर हो गई। अब इनको देते रहेंगे, ले जाओ, देते रहेंगे, ले जाओ। अब इन दोनों एनर्जी को बराबर कर दो, तो हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू एम यस डेल्टा कैपिटल टी, CV स्क्वायर अपॉन बराबर 2ms डेल्टा कैपिटल टी। यहां से हमको मिला V स्क्वायर इज इक्वल टू 2ms डेल्टा टी अपॉन में C, तो V इज इक्वल टू अंडर का रूट 2ms डेल्टा टी अपॉन C। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन, रूट ये तो ऐसे कट जाएगा, ms डेल्टा टी ये भी सही है, और यहाँ पे अंदर नीचे एस लिखा है गलत है, ये हमारा सही है डी ऑप्शन। इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन, छोटू सा आंसर इसका आ गया। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? भैया जितना डेल्टा की उसको रिक्वायर्ड होगा उतना आप दे दोगे, तो कितना दोगे आप, जितना आपके पास है उतना ही तो आप दोगे, कि उससे ज्यादा लेकर आओगे कहीं से। समझ गए आप इस बात को? तो इसको बहुत ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको विशेष करके खास कर ध्यान देना। आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई एक इनक्लोज्ड सरफेस है, बंद सरफेस हमारे पास। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें भैया φ1 एंट्री ले रहा है। φ1 क्या है? अरे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यार अंदर आ रहा है, तो वो भी तो फ्लक्स हुआ, φ1 हो। और भैया जो बाहर निकल रहा है उनकी अमाउंट क्या है? φ2 है। जो बाहर निकल रहा है उनकी अमाउंट φ2 है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है? और कुछ बोला है? नहीं बोला है। एंटरिंग एंड लिविंग रिस्पेक्टिवली द इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर क्या होगा? AI EEE 2003 का क्वेश्चन है। अरे बहुत सिंपल है, फ्रॉम गाउस लॉ क्या कहते हैं? हमारा जो φE होगा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा, तो हमारा Q यहां से ट्रांसफर कर लो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? φ इंटू एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्ट φ हमारा है कितना? हुआ क्या कि आपके रिश्तेदार आपके घर पर आए, 500 रुपया आपको दिया, और उनके जाने के बाद में मम्मी ने 200 रुपये ले लिए। तो बताइए आपके पास कितने रुपए बचे? आप कहोगे सर हमारे पास कितने बचे? 500 और माइनस में 200 बचे हमारे पास 300। काम खत्म। अरे ऐसा क्यों है कि हमारे पास इतना हुआ, काम खत्म। φ1 कितना एंट्री ले रहा था? φ1 एंट्री कर रहा था, φ2 बाहर जा रहा था, तो डिफरेंस लोगे तो पीछे से इधर वाला 200 मान लो। रुपया केस में 200 माइनस 500 करोगे तो माइनस में आएगा, माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? -φ2 हम लोग चेंज लेते हैं, तो उधर से इधर आते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? φ2 माइनस में φ1 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा रहा। देखते हैं कौन सा हमारा सही है। हमारा सही, देखो कितना छोटा सा जो है इसका ऑप्शन है, और क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लोग लिख देते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, अंदर से घबराहट फील होती है। इस टाइप के क्वेश्चन तो सर हमने पढ़ा नहीं है, सर ने हमको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें आपको पूरा बैकग्राउंड लेकर। इसीलिए मैं हमेशा लेक्चर की स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि वो लड़के जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उनको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कवर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप कॉपी कलम लेकर आराम से बैठो,
ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो वीडियो अभी तक आप पिछला अगर नहीं देखे हैं, जो भी व्यक्ति नहीं देखा है, वो BHU वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकता है और सारे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।